ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है हिंदी पत्रकारिता, विरासत और चुनौतियां। आप सबको शायद जानकारी है कि हिंदी का पहला अखबार, हिंदी का पहला समाचार पत्र इसी कलकत्ता शहर में सन 1826 से शुरू हुआ था। 1826 में कानपुर से आकर के पंडित शुक्ला जी ने ये अखबार शुरू किया था। उस वक्त कलकत्ता राजधानी होती थी ब्रिटिश इंडिया की, शायद इसीलिए कलकत्ते को चुना उन्होंने, लेकिन वो थे कानपुर के ही। तब से लेकर के इन 200 वर्षों में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। सभी तरह के परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ ही है, सामाजिक, आर्थिक, सभी तरह के परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य जो है, चाहे पत्रकारिता हो, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उस वक्त जो समाज होता है उसके प्रतिबिंब उसमें साहित्य में नजर आता है। पत्रकारिता में वही बात है। तो जब सारी चीज़ें बदलाई हुई तो पत्रकारिता वही की वही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पत्रकारिता में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता इन 200 वर्षों में जो यात्रा शुरू हुई थी, जिसके बहुत बड़े नाम थे, विष्णुराव पराडकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे बहुत ही सुनाम धन्य, प्रातः स्मरणीय जो व्यक्ति थे, जिन्होंने पत्रकारिता को बहुत आगे बढ़ाया, संघर्ष किया पत्रकारिता के लिए। जब हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार के हमारा शासन था, उस वक्त भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया और पत्रकार निकले। फिर भी पत्रकारिता के उसको बना के रखा उन्होंने, झंडे को उठा के रखा उन्होंने। आज हमारी पत्रकारिता क्या है, इस परिवर्तन में सबसे बड़ा 1991 में हमारे उदारवादी शुरू हुआ था। उदारवाद से पूरा आर्थिक ढांचा हमारे यहाँ काफ़ी चेंज हो गया। उस उदारीकरण का भी असर हमारे अखबारों में पड़ा है, बहुत बड़ा अखबार पड़ा है। लेकिन आज भी समाचार पत्र में पुराने मूल्यों की चर्चा होती है। आज भी मीडिया की दुनिया में आदर्शों और मूल्यों का विमर्श चरम पर है। जो कुछ भी है उन समाचार पत्रों में है, मीडिया में है। इसीलिए जब मीडिया में कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो उसका एक बड़ी तकलीफ़ होती है मन में, क्योंकि ये मीडिया से नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मीडिया का काम ही होता है लोगों को जागृत करना। भारत में जब ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त जो आंदोलन, हमारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, देश के जो हमारे बड़े बड़े जो देशभक्त थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो बड़ा आंदोलन किया, उसमें हिंदी के पत्रों का बहुत बड़ा योगदान था। हिंदी के पत्रों ने उनको उत्साह बढ़ाया, उनको मार्गदर्शन किए। जैसे एक मशाल लेकर के आदमी आगे बढ़ता है, तो मशाल का काम किया पत्रों ने, खासकर हिंदी के पत्रों ने, जिस पर काफ़ी छपा है, काफ़ी किताबें छपी हैं। आज जो पत्रकारिता है उसको भी, उसकी बड़ी आलोचना हो रही है। बहुत से जो समीक्षक हैं उनका भी बहुत काफ़ी पत्रकारिता जो भटक गई है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। और इस परिचर्चा के लिए हमने अभी हमारे स्टूडियो में 3 व्यक्ति हैं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं उनसे पहले आपसे परिचय करा दूँ। एकदम दाईं ओर बैठे श्री राज मिठोलिया, कलकत्ता से प्रकाशित कई अखबारों और बाहर से प्रकाशित अखबारों के ये से संबद्ध रहे। दैनिक हिंदुस्तान जो दिल्ली से निकलता है अभी भी, उस वक्त उनके कलकत्ता के ये चीफ कॉरेस्पोंडेंट थे और यहाँ सनमार्ग में भी काम कर चुके हैं। और कलकत्ता प्रेस क्लब में एकमात्र अभी तक हिंदी पत्र का कोई अध्यक्ष हुआ है तो श्री राज मिठोलिया जी बैठे हैं। उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर अमरनाथ, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी के हेड ऑफ द विभागाध्यक्ष रहे हुए हैं और हिंदी के बारे में, हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। पत्रकारिता के बारे में भी उनकी कौशल है। उनके पास ही बैठे हैं श्री अभिज्ञात, कुछ वर्ष पहले तक सनमार्ग में काम थे। वहाँ के रविवारी ये जो पत्रिका निकलती है सनमार्ग की, उसका पूरा संचालन संपादन किया। छपते में भी कुछ समय में काम कर चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकारों में इनके हैं, अभी प्रवाह कितान फाउंडेशन में संलग्न हैं। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत श्री राज मिठोलिया से करते हैं। राज मिठोलिया जी, चूँकि आप पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आप हिंदुस्तान में जो हिंदी का एक बहुत लीडिंग डेली है, दिल्ली से निकलने वाला और कई जगह से निकलने वाला, उस पत्र में भी आप उसके कलकत्ता के हम चीफ ऑफ द ब्यूरो रह चुके हैं। जो पत्रकारिता 200 वर्ष पहले शुरू हुई थी, एक छोटे से जो हम जिसके बारे में हमने कहा, वो पत्रकारिता के बाद हमारे ब्रिटिश ज़माने में ऐसे कई पत्रकार हुए जिनका जो हमारे देश में जो लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, स्वाधीनता का आंदोलन हुआ, उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका रही हिंदी पत्रकारों की। आज़ादी के बाद भारत को विकसित करने में, भारत के गणतंत्र को मजबूत करने में, भारत के डेमोक्रेसी और इसको विकास, आर्थिक विकास में भी हिंदी अखबारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लोगों में खासकर आज़ादी के बाद जो एक लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, उसमें हिंदी पत्रों ने बहुत, लेकिन आज के जो हिंदी अखबार निकल रहे हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। हम चाहेंगे कि उस वक्त क्या दौर था और आज का क्या दौर है, और अब जो चुनौतियाँ हमारी हमारे अब जो कृत्रिम मानव की भी हो रही चुनौतियाँ, जो भूमध्य भौगोलिक जो हुआ है, नया चेंज परिवर्तन हुआ है, उसका भी है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उदारवादी अर्थनीति है जो शुरू हुई है, इन सब का असर पत्रकारिता पर भी पड़ा है। तो कहाँ तक हमारे हिंदी समाचार पत्र उस पर प्रभावित हुए हैं। 30 मई को जो पहला पत्र निकला था, उसके उपलक्ष्य में जो आपने परिचर्चा रखी है, वाकई इसमें कुछ बातें ऐसे सामने आएंगी जो हमारे पाठकों के जहन में सीधे वो असर करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा पत्रकारिता दिवस के मौके पर मैं कोलकाता महानगरी खासकर, क्योंकि पहला अखबार हिंदी का 30 मई 1826 को कलकत्ता महानगर से निकला था, और ठीक इसके 2 साल पहले उर्दू का अखबार था जामे जहानुमा, वो भी 1824 में निकला था। ठीक उसके 3-4 साल पहले बंगला का पहला अखबार, वो भी कलकत्ते से, खैर वो तो निकलना ही था। इसके अलावा भी पंजाबी का भी पहला अखबार कलकत्ते से निकला था। तो कलकत्ता महानगरी को तमाम पत्रकारिता जगत के लिए एक तोहफा मिला था उस वक्त, उस ज़माने में। अब देखिए 1826 और आज 2025, यही इस दरमियान कितनी घटनाएं घटी जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। अब आज़ादी के पहले की पत्रकारिता को मैं सामने लाना चाहूँगा, इसलिए लाना चाहूँगा कि वो एक जंग आज़ादी के लिए जो जुनून था लोगों के अंदर, उसे सामने लाने में, पैदा करने में लोगों के दिलों के अंदर पत्रिकाओं ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। उसमें आपने जैसे कहा कि पांडे, बेचन, सनबा, उग्र, बाल मुकुंद गुप्त जी, उसके पहले भारतेंदु जी भी, उसके बाद आपके गणेश संघ विद्यार्थी जी। तो देखिए, कल्पना करिए आप, जो पत्रिकाओं में जो लेख छपते थे, उस लेख का इतना असर होता था जो ब्रिटिश हुकूमत तक कांप जाती थी। और यही वजह है कि भगत सिंह, शहीद आज़ाद भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं। वो लेख लिखते थे विद्रोही नाम से, कानपुर से निकलता था प्रताप, जिनके संपादक हुआ करते थे गणेश संघ विद्यार्थी जी। अब देखिए, उस लेख, जब वो लेख निकला तो लिखने के बाद ही हड़कंप मच गया ब्रिटिश प्रशासन के अंदर, और उन्होंने, प्रशासन ने ठीक 3 दिन बाद, वो लेख प्रकाशित होने के 3 दिन बाद ही उनको अरेस्ट कर लिया, भगत सिंह को। लेकिन भगत सिंह कहाँ मानने वाले थे, क्रांतिकारी थे, नायक थे बिल्कुल। फिर उन्होंने अपना नाम बदला, कर्नल सिंह विद्या नाम उन्होंने, पंजाब से एक निकलता था अखबार अर्जुन अखबार, वहाँ लिखने लगले बलवंत के नाम से। वहाँ भी उनको शायद यही दिक्कतें सामने पेश आई और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ। अब देखिए, उस वक्त थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी जो लाइनें हैं सरफरोशी की तमन्ना, उसके बाद जो एक लाइन आई थी उनकी, 4 लाइनें थी। मुनासिब है कि भारत की वही तस्वीर बन जाए, दिखाते जा रहे हैं हम सभी को आईना तेरा, किताबे जंग आज़ादी के बच्चे फाड़ डालेंगे रे, करेगी जिस वक्त ये ज़मी अफसाना बयां तेरा। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के कविताएं थी जो खुद शहीद हुए। तो उस वक्त की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता को अगर हम करें तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर साफ नजर आता है। आप देखिए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें भी बहुत पत्रों के जो संपादक हुआ करते थे, तो उस वक्त के संपादक हुआ करते थे, जो लेखक भी हुआ करते थे, फिर वो पत्र भी
लिखते थे पत्रों में भी, जो लिखते थे अच्छे लेखक जो हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, बाद में वो संपादक बनते थे। कई नाम हमारे सामने नजर आते हैं। अब देखिए 1826 और उसके बाद फिर कलकत्ते की एक और देन है कि उदयन मार्तंड नाम कहाँ से आया, किसने दिया ये नाम, ये भी बंगाली सज्जन की देन है, बृजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। पहले हम लोग मानते थे हिंदी का पहला अखबार है बनारस अखबार निकलता था, लेकिन उसको उन्होंने प्रमाण के साथ साबित किया, सिद्ध किया कि नहीं पहला अखबार है उदयन मार्तंड जो कलकत्ता से निकलता था। ये देन है बृजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की। ठीक इसी तरह पहला दैनिक समाचार सुधावर्षन जो है 1854 यहाँ निकला, उसके संपादक थे बाबू श्याम सुंदर सेन, वो भी बंगाली थे। ये मैं कहने का मतलब है कि हमारे पत्र, पहला दैनिक पत्र दैनिक पत्र, उसके संपादक बाबू श्याम सुंदर सेन। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रों की जो शुरुआत हुई, बंगाली समाज, बंगाली उस समय समाज तो बुद्धिजीवी समाज, उनका बड़ा सहयोग मिला हिंदियों को, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कुल मिलाकर मैं कहने का मैं ये कहना चाहता हूं कि कलकत्ता हम इसलिए ज़्यादा महान बता रहे हैं कि जितने उपन्यास हुए निकले हैं माने बंगाली लेखकों के, तो उनका ज़्यादातर हिंदी अनुवाद हुआ था। प्रमेल मित्र और विमल मित्र, इसके बाद महासुते देवी, कई नाम ऐसे हैं, कई बहुत नाम आ जाएंगे सामने। तो वो हिंदी ने भी बंगाली साहित्य को आगे बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही बाद में कि हिंदी जो लेखकों की किताबों का उतना अनुवाद बंगला में नहीं हुआ, मतलब हिंदी में नहीं हुआ था। ये भी एक सामने बात आ रही। अब जो बात चल रही थी पत्रकारिता के संबंध में, मुझे ऐसा लगता है नेवर जी, आज के इस जमाने में ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एक बड़ा धक्का मारा है पत्रकारिता जगत को, जबरदस्त धक्का मारा है। अब देखिए जब आजकल के जो पत्रकार हैं वो क्या करते हैं, अब तमाम अखबार देख लीजिए, किसी न्यूज़ को लेने के लिए उस पर मेहनत बहुत कम, और जो मिलता है उनको गूगल से कहीं से भी उसको उतार देते। पहले ये बात नहीं हुआ करते थे, भले संपादक जी खुद पूछते थे भाई ये रिपोर्ट कहाँ से आया, आप गए थे घटनास्थल पर गए थे, तो वो उनको जवाब देना पड़ता था हर रिपोर्टर को, पत्रकार को। तो ये वो जमाना, वो गजब जमाना था। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। आज देखिए पत्रकारों पर जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप कहाँ से आ गए, मोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये सब कहाँ से बातें आ गई हैं। इन सब बातों का कोई उत्तर अभी नहीं मिल रहा है, और अखबारों के सामने बड़ी चुनौती बन के आई है। ये यही है अब जो कल्चर मैंने बताया आपको, इंटरनेट और वो सोशल मीडिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्रकार एक पत्र निकालना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत इसमें बड़ी पूंजी लगती है, और इसमें बड़े घराने जो है वही सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनको अब उनका एक अलग बिजनेस भी होता है और पत्र निकालना भी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सिलसिले में एक खुली बहस हो पाठकों के बीच। पाठक क्या चाहते हैं, पाठक ये समझ जाते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे मैं पत्रकार रिपोर्टर हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ उस मोहल्ले के जो जहाँ की घटना है, अगर मैंने कुछ गलत लिखा तो पाठकों की नज़र में मैं बिल्कुल समझ जाऊँ, वो समझ जाएंगे कि ये जो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, ये कहीं से प्रभावित हैं। तो आजकल ऐसे पत्रकार भी हो गए हैं जो राजनीतिक दलों के साथ परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी एक लालसा होती है कि भाई हमें आगे चल कर या राज्यसभा का टिकट मिल जाए। भाई अभी की स्थिति है, पहले हुआ करता था मिशन पत्रकारिता, फिर हुआ प्रोफेशन, और जो आरोप लग रहे हैं अब हो गया कमीशन। जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप है, पाठकों का आरोप है, ये ममता पे पाठक खुला बनाते हैं। अभी देखिए आज निवर जी जबरदस्त एक खबर आई है, आज की खबर बता रहा हूँ। एक बच्चा है, उसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम है श्रवण सिंह। आज की घटना है, मैंने आज वो रिपोर्ट पढ़ी, दिल को रिपोर्ट छू गई। बच्चा फिरोजपुर पंजाब का बच्चा, सरदार, वो सेना के जवानों को दोपहर में उनके लिए पानी ले आ रहा है, चाय ले आ रहा है, लस्सी ले आ रहा है, रोज गांव से काफ़ी दूर तक। तो उस जवानों ने पूछा, बच्चे तुम क्यों आते हो इतनी दूर से यहाँ पर? बोला नहीं, मुझे गर्व है आप लोगों को, आप हमारे लिए आप सीमा पर लड़ रहे हैं और मेरा फर्ज बनता है। बच्चा 10 साल का बच्चा फिरोजपुर में। तो वो जो ये इस रिपोर्टिंग के लिए, इस रिपोर्टिंग को बड़ा हाईलाइट होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। एक बच्चे गिर गए कुएं में, देखिएगा टनल में, उसको टीवी सब दिखाते हैं, रात दिन दिखा रहे हैं। लेकिन ये घटना कितनी प्रेरणादायक घटना है। सेना वालों ने उसको सम्मानित किया बच्चे को, बोले बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मतलब मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ। ये वो पंजाब का पुत्र, उसका नाम है श्रवण सिंह।
तो कहने का मतलब ये कि पत्रकारिता में ये जो खबरें हैं इसको ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, बच्चों को प्रेरणा मिले, हौसला भी मिले। आज मिठुले जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी हिंदी पत्रकारिता जो उद्गम हुई उससे लेकर के आज जहाँ पहुँची है उसके बारे में आपने बड़े अच्छे ढंग से विहंगम दृष्टि डाली हमारे यहाँ। आपने एक अच्छी बात कही कि पहले पत्रकारिता मिशन था, फिर पत्रकारिता प्रोफेशन हो गया, और अब ऐसा अभियोग है कि एक कमीशन हो गया है। पत्रकार भी बटे हुए हैं। आज बड़े घरानों के लोग अखबार ही निकाल सकते हैं, कोई संपादक या कोई पत्रकार चाहे कि मैं अपना अखबार निकाल के लोगों तक पहुंचूं, वो संभव नहीं है। ये हमारी स्थिति हो गई। जबकि पहले सारे जो जिसका मैंने नाम लिया विश्वनाथ पराड़कर, आपने भी पंडित बेचन शर्मा उग्र का नाम लिया, ये सब लोग अखबार निकालते थे, वो अपने बूते पर निकालते थे अखबार। लेकिन अखबार में बहुत ही है, पहले एक जवाबदेही थी कि आप क्या घटनास्थल पर गए, आज कोई जवाबदेही नहीं है। आज तो जितना आप लफो लिफाज कर सकते हैं अखबार में एक करके वो कर दें, और बहुत सी हमारी विकार हिंदी के अखबारों में भी आए हैं जिसका आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया। आइए बात करते हैं डॉक्टर अमरनाथ से। डॉक्टर अमरनाथ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब ये पत्र शुरू हुआ था उदंत मार्तंड पंडित युगल किशोर शुक्ल ने, उसका पहला संपादकीय आप ध्यान होगा, उसमें उन्होंने लिखा था, एक शब्द लिखा था, हिंदुस्तानियों के हित के हित, वैसी भाषा थी, हिंदुस्तानियों के हित में ये पेपर निकाला गया है, हिंदुस्तानियों का हित। आज वो हिंदुस्तानियों का हित जो है आज का हिंदी अखबार कहाँ तक कर रहा है, जबकि समस्याएं पहले तो ओनली थी, एक हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश साम्राज्य था, एक समस्या थी। आज तो नाना समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, विषमता की समस्या, बहुत समस्या है। उनके हित में हमारे हिंदी के अखबार कहाँ तक खरे उतरे हैं, अमरनाथ जी संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद नेवर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उदंत मार्तंड जब निकला तो पंडित युगल किशोर शुक्ल ने बाकायदा उस पर लिखा रहता था, हिंदुस्तानियों के हित हेत। हित हित, ये हिंदुस्तानी शब्द का मतलब है हिंदी भाषी से। बंगाल में मैं महसूस करता हूँ कि आज भी बंगाली लोग जो हैं, हम लोगों को, हिंदी भाषियों को हिंदुस्तानी ही कहते हैं। यद्यपि हम हिंदी क्षेत्र के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तानी माने इंडियन से मतलब लेता है, भारतीय से मतलब लेते हैं, लेकिन बंगाली लोग जो है प्राय हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी भाषी से ही लेते हैं। इसी अर्थ में तब भी था, इसलिए कि अखबार हिंदी में था। तो हिंदुस्तानियों के हित हेत माने हिंदुस्तानी माने हिंदुस्तान की जनता के हित के लिए। आज ठीक उलट गया है मामला, यानी पहले जनता की बात थी, आज सारे अखबार या तो कारपोरेट घरानों के तो है ही, या तो व्यवस्था के या शासक वर्ग के हित की बात करते हैं, या नहीं तो कारपोरेट घराने। सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। पहले अखबार जो निकालते थे वो मेहनत करते थे। ये जो अखबार है उदंत मार्तंड, उसके केवल 79 अंक निकले थे, और बंद इसलिए वो अखबार हो गया आर्थिक कमी, यानी उसके जो है पाठक ही नहीं मिल पा रहे थे, उसके सदस्य बन नहीं पा रहे थे, अखबार चल नहीं पाया। सरकार से आग्रह करते रहे हो कि कुछ उसको डाक से भेजने में थोड़ी सुविधा दें, लेकिन डाक से भेजना बहुत महंगा पड़ जाता था, तो इस तरह से वो अखबार ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। लेकिन समझौता नहीं किया उन्होंने। जो उदंत मार्तंड निकला, ये इतना ही नहीं, उस समय के जितने अखबार थे, राज मिठौलिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अखबार निकालना पत्रकारिता एक मिशन था उस जमाने में। जो भी अखबार निकले, जैसे प्रजा मित्र एक भारत मित्र एक अखबार था, भारत मित्र बहुत महत्वपूर्ण अखबार था। उस अखबार में वो बाकायदा वो कहते थे कि समाचार पत्र प्रजा का प्रतिनिधि स्वरूप होता है, ये उनका सिद्धांत था। समाचार पत्र जो है प्रजा का प्रतिनिधि स्वरूप होता है, मैं प्रजा का मुख होता है एक तरह से, यानी प्रजा की बात वो करते थे, जनता की बात करते थे। जितने अखबार इस भारत मित्र में एक संपादक हुए, बाद में कई लोग उससे जुड़े, बाल मुकुंद गुप्त, लॉर्ड कर्जन के जमाने में शिव समूह के चिट्ठे लिखा करते थे, वो कई अंकों में छपा शिव समूह के छद्म नाम से। अब लॉर्ड कर्जन के खिलाफ जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी उस जमाने में, कहा कि लॉर्ड कर्जन से संबोधित करके कि आपने दो ही काम तो किया है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया और एक दिल्ली दरबार बनाया, आप बताइए इन दोनों कामों से जनता का क्या लाभ मिला।
तो शिव शंभु के चिट्ठे के नाम से छद्म नाम से लिखा करते थे। इसी तरह से पहले के अखबारों में डायरेक्ट, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, हम गुलाम थे और उस जमाने में बहुत मुश्किल था सरकार के खिलाफ लिखना, तो लोग छद्म नाम से लिखते थे। तो इस नाम से दूसरे लोगों ने मतवाला में निराला लिखा करते थे। चाबुक करके एक कालम हुआ करता था जिसमें गरगज सिंह वर्मा के नाम से वो लिखा करते थे, यानी चैलेंज करते थे। तो इस तरह से कभी भी उस जमाने के अखबारों ने कभी भी समझौता नहीं किया, संघर्ष किया और सरकार से लोहा लिया। उर्दू के अखबार हों या हिंदी के अखबार हों, पयामे आज़ादी निकाले थे 1857 में अजमुल्ला खां, और उनको अंतिम दिन छोड़ देना पड़ा देश। नेपाल के जंगलों में पता नहीं कहाँ खो गए पयामे आज़ादी निकालने वाले। और दिल्ली उर्दू अखबार था, वो 1857 में भी वो भी निकला था। हडसन के आदेश से उसके जो वो मौलवी मोहम्मद बाकर थे उसके संपादक, उनको दिल्ली गेट के सामने हडसन के आदेश से गोली उड़ा दिया गया और उनकी सारी प्रतियां चुन चुन करके जला दी गई। तो इस तरह से किन परिस्थितियों में वो लोग काम करते थे, लेकिन मिशन था, जनता के लिए काम करना था, संघर्ष करना था। आज वो चीज दूर दूर तक नहीं है। मैं पहले के अखबारों में और आज के अखबारों की मैं तुलना, ये चीजें बहुत बाद तक चली हैं। साहित्य से अखबार का बहुत अच्छा संबंध रहा है, पत्रकारिता का बहुत अच्छा संबंध रहा है। बाद में मैंने आजादी के बाद भी आप याद कीजिए कि दिनमान निकले, जो पत्रिकाएं थी वो बड़े घरानों की पत्रिकाएं थी। जैसे दिनमान था, रघुवीर सहाय निकालते थे। मेरा जो अनुभव है, मैं जब यहाँ कलकत्ते आया तो पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी से जुड़ गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय का हेड बना, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उसमें शामिल कर लिया गया। जब मैंने वहाँ देखा, बैठकों में गया, पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी की बैठकों में, तो मैंने देखा कि वहाँ मैं बहुत संतुष्ट नहीं था, मैं दुखी था। उसमें ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, वो उसके अध्यक्ष थे, और सत्यसाधन चक्रवर्ती शिक्षा मंत्री थे, उसके उपाध्यक्ष थे। तो प्रायः वो कम आते थे और मीटिंग जो होती थी उसमें मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी, मैं खुल करके अपनी बात रख नहीं पाता था। तो मैं इस रहस्य को बता रहा हूँ आपको। मैंने विवेकानंद भट्टाचार्य के नाम से लिखने लगा, लेख लिखने लगा, और कलकत्ते के कई अखबार, खास तौर पर प्रभात खबर उस जमाने में निकलता था, बढ़िया अखबार था, और ओम प्रकाश अश्क तो उसमें संपादक थे। तो मैं उसको लिखने लगा और वो अखबार में छपने लगा। 20 लेख मैंने लिखे पूरे 1.5-2 वर्षों में, और विवेकानंद भट्टाचार्य के नाम से, छद्म नाम से मैं लिखा करता था। और विवेकानंद भट्टाचार्य इतने प्रतिष्ठित हो गए चारों तरफ। बैठकें जब पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी की होती थी तो कई लोग आकर के कहते थे, मुझे से कहते थे, विवेकानंद भट्टाचार्य से हम मिल के आए हैं, ऐसा है वैसा है। और हुआ ये कि ये फैक्ट है, 1998 में 2 वर्ष बाद जब पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी का पुनर्गठन हुआ तो उसमें एक सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य हैं। विवेकानंद भट्टाचार्य कहाँ के हैं, कौन हैं, ये किसी को नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता। और मुझे ये देख करके खुशी हुई कि विवेकानंद भट्टाचार्य जो पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी की निंदा करने वाला व्यक्ति था, उसको उन्होंने शामिल किया। ये छोटी बात नहीं थी, और मुझे लगा कि अब वो चीज नहीं है। यानी अखबारों ने छापा, और हाँ, रहस्य खुला आज। अखबारों ने छापा, खास तौर पर प्रभात खबर ने खूब छापा मुझको, विवेकानंद भट्टाचार्य को, मुझको नहीं, विवेकानंद भट्टाचार्य को। आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि कोई अखबार सरकार के खिलाफ लिख करके इतना छाप पाएंगे। जो गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, पिछोलिया जी ने, वो आज का शब्द है, पहले का शब्द नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं, और अखबार अब जनता की आवाज नहीं है। हम तो खुल करके कह रहे हैं कि जनता की आवाज नहीं रह गई है। केवल सूचनाएं हम देखते हैं, कुछ खबरें पढ़ लेते हैं, और सारे अखबार कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अखबारों को देखने से ही पता चलता है कि किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या कितना बचा करके लिख रहे हैं। मैं खुद, दिल्ली का एक अखबार था, बहुत महत्वपूर्ण अखबार था, मैंने लगातार कम से कम 20 साल, मैंने 10-12 साल तक मैं उसमें लिखा। एक बार ऐसा, वहां से जो फीचर संपादक थे उन्होंने फोन करके कहा, एक लेख मैंने भेजा था, नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता से भी कुछ दिन तक निकला था, लंबे समय तक अखबार वो,
तो उन्होंने कहा कि सर अब हमारे यहाँ की नीति हो गई है कि प्रो गवर्नमेंट ही हम छापते हैं, ये फोन करके उन्होंने कहा। उसके बाद से मैंने लिखना बंद कर दिया। आप किसी अखबार में, उस अखबार में लिखना बंद करे, जबकि कम से कम 10-12 साल तक मैं लिखता रहा। ये पत्रकारिता की स्थिति है। डॉक्टर अमरनाथ, आपने काफ़ी बताया, क्योंकि समय की सीमा, इसलिए डॉक्टर अमरनाथ ने बाल मुकुंद गुप्त का उदाहरण दिया, निराला चाबुक के नाम से लिखते थे, खुद भी विवेकानंद भट्टाचार्य के नाम से लिखे हैं। तब अमरनाथ को लोग भूल गए, विवेकानंद भट्टाचार्य को आगे रखा उन्होंने। तो ये एक समय था, दौर था, और उस वक्त किसी ने समझौता नहीं किया। और दूसरी बात, उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात की कि आज़ादी के बाद भी बड़े अखबारों के घरानों के भी अखबार निकले हैं, लेकिन वहाँ पर जो संपादक था उसको पूर्ण स्वतंत्रता थी, मालिक का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। मैं कह सकता हूँ जब बिरला का अखबार निकला, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया भी जैन का अखबार था, लेकिन उनके संपादक भी नामी लोग थे जी। और उस वक्त माने उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था उनको लिखावट में। लेकिन आज की स्थिति तो आप लिख नहीं सकते वहाँ। एक तो प्रो गवर्नमेंट जो भी सरकार कहती है, जो व्यवस्था है, उसके विरुद्ध लिखने का मतलब है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, अमरनाथ जी ने बताया। इस प्रकार हमने मिठुले से बात की, डॉक्टर अमरनाथ से बात की। हम इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम अपने बाकी अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता, विरासत और चुनौतियाँ। हमने विरासत की बात की, कैसे हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत हुई, किस प्रकार हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हिंदी पत्रकारिता ने बहुत बड़े अहम अपना भूमिका अदा की, और आज़ादी के बाद भी पत्रकार स्वतंत्र थे, लिखते थे, देश के आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। कॉर्पोरेट हाउस के अखबार होने के बावजूद संपादक को पूर्ण आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई, उसकी जगह गोदी मीडिया ने ले ली है। और जैसा कि अमरनाथ जी ने बताया कि अब आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने में उनको परहेज होता है, लिखना होता है कहीं सरकार विज्ञापन नहीं बंद हो जाए। आइए अब हम बात करते हैं श्री अभिज्ञात जी से। अभिज्ञात जी हिंदी के पुराने पत्रकार हैं, साहित्यकार भी हैं, और अभिज्ञात जी काफ़ी समय तक छपते छत्ते में भी काम किया है, सन्मार्ग में भी काम किया है, और भी कई अखबारों में उन्होंने काम किया है, जिसमें आपके जो मुख्य अखबार है नई दुनिया में काम किया है इन्होंने, अमर उजाला में काम किया है, दैनिक जागरण में से संबंधित रहे, यानी बहुत हिंदी के सभी प्रख्यात समाचार पत्रों में वो लोकल कॉरेस्पोंडेंट के हिसाब से उन्होंने काम किया। विज्ञान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने चर्चा की कि पहले अखबार क्या थे, फिर ब्रिटिश आज़ादी में कैसे संघर्ष किया, आज़ादी के बाद भी अखबारों में अपनी बड़े घरानों के अखबार थे, उनकी स्वतंत्रता थी, आपने कई अखबारों में काम किया है। आपका क्या अनुभव है कि पहले पत्रकारिता, पहले अखबार की हम बहुत बात कर लिए, आज की हिंदी पत्रकारिता किस स्टेज पर पहुंच गई है, किस स्तर पर पहुंच गई है, हम उसको आपसे जानना चाहेंगे अभिज्ञान जी। जब से इंटरनेट का विस्तार हुआ, आगमन हुआ, और इसके बाद सोशल मीडिया का जो आगमन हुआ, उसके बाद से पत्रकारिता की दिशा पूरी तरह से बदल गई। एक तो जो खबरें हैं, त्वरित गति से कोई भी खबर फैलाई जा सकती है, और सोशल मीडिया के आने की वजह से कुछ ऐसा नहीं रहा कि यह अखबार का ही आदमी समाचार देगा या कोई खबर फैलाएगा तो लोगों तक पहुंचेगी। सोशल मीडिया पर भी कोई भी खबर फैलाई जा सकती है और उसका इस्तेमाल होने लगा, और उसकी जो पहुंच है वो वैश्विक स्तर पर है सोशल मीडिया की या इंटरनेट की, जिसकी वजह से किसी भी तरह की खबर को प्लांट करना बहुत आसान हो गया है। दिन भर टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती है और लोग उनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती रहती है। समझ में नहीं आता कि कौन सा पक्ष सही है। एक पक्ष, एक खुलासा होता है, थोड़ी देर बाद उसका एक नया पार्ट सामने आ जाता है, एक दूसरा खेमा जो है वो नई उसकी परिभाषा लेकर आ जाता है, नए तथ्य लेकर आ जाता है, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।
और पहली बात है कि ये जो दिन भर चलता रहता है उसका असर प्रिंट मीडिया पर भी पड़ता है। वह देखता है कि लोगों की दिलचस्पी इन खबरों में बढ़ रही है, दिन भर इसको देखते रहे हैं, तो रात में जो खबरें वह एडिट करने जाता है, बनाने जाता है, तो वो जो दिन भर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आता रहा वो उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। वो उसको ध्यान में रखता है और उसके बारे में, और फिर जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वह भी उन्हीं खबरों को तरजीह देती हैं, वही देती हैं, और उन्हीं तरह की खबरों से जुड़े हुए फोटोग्राफ आते हैं। अब अगले दिन का जो अखबार होता है, जो पिछले दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और टीवी चैनलों पर जो खबरें रहती है, उसका किसी न किसी रूप में वही अगले दिन के अखबार की खुराक रहता है, उसी को परोसता है। और यह तय हो जाता है, कुछ दिन तक अखबार में काम करने वाले जान जाते हैं कि अगर ये खबरें आई है तो इस खबर को हमें कहाँ डिस्प्ले करना है, इन तस्वीरों में से किन तस्वीरों को देना है। तो अगले दिन का अखबार लगभग क्लोन की स्थिति में रहता है। पता चलता है कि शहर से 20 अखबार निकल रहे हैं और सभी में वही 5-7 खबरें प्रमुखता से हैं जो कल दिन भर चलती रहीं, और उसी की तस्वीरें हैं। इसका मतलब कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, दूसरे अखबार से वो मेल खाता हुआ है। कोई तस्वीर और खबर दाएं है, कोई खबर और तस्वीर बाएं है। और आप देखिए कि आप सोचिएगा कि इस अखबार में जब वही खबरें हैं तो हम देखें कि इस अखबार ने अपनी क्या खबर दी है, तो उसमें मिलेगा आपको प्रेस रिलीज। और यह स्थिति है कि आलस्य का यह हाल है कि किसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, और अगर वह रसूख वाला है तो सारे अखबारों में वही प्रेस रिलीज एकदम उन्हीं शब्दों में और उसी हेडिंग के साथ और उन्हीं तस्वीर के साथ प्रकाशित है। तो एक तरफ में जो एजेंसी की खबरें हैं वही है, दूसरी तरफ प्रेस रिलीज है वही है, और बाकी जो है वो इंटरनेट पे जो खबरें आई है उन्हीं में से आपने चयन करके दे दिया। तो ताजगी है ही नहीं, सिर्फ न्यूज़ है, व्यूज़ कहाँ है। आपके पास में एक जो देश को बदलने का स्वप्न होना चाहिए, जो देश को बदलने का एक नज़रिया होना चाहिए, जो सच की तरफ इशारा होना चाहिए, वह कहाँ है। जब वह नहीं है तो इसका मतलब दिन भर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया उसी को घुमा फिराकर उसको सार रूप में शब्द बदलकर आपने अखबारों में दे दिया। जो खबरें सब तक पहुंच चुकी है उन्हीं खबरों का पुनरुत्पादन करके आप अपनी कौन सी साख बना लेना चाहते हैं, कौन सी साख बचा लेना चाहते हैं, और किस बूते ये कोशिश करते हैं कि हम इस अखबार को बेच लेंगे। तो दूसरी बात यह है कि वह निर्भीकता कहाँ है। जिस बात जहाँ से शुरू होती है कि उदंत मार्तंड शुरू हुआ, उसमें काम करने वाले कानपुर के व्यक्ति थे, और शुक्ल जी जब यहाँ आए तो वो यहाँ पर कलकत्ता में अखबार निकालने नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना चाहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अखबार निकाला, और अखबार निकाला तो उन्होंने निर्भीकता के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना शुरू कर दी। इसीलिए एक तरफ पहला अखबार का पहला एडिशन जो निकला था साप्ताहिक था, 500 प्रतियां मंगलवार के दिन से प्रकाशित होता था, 500 प्रतियां थी, लेकिन वो 500 प्रतियां भी हिंदी भाषी समाज में वो नहीं बेच पा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने चाहा कि दूसरे राज्यों में जहां हिंदी बोली जाती है अखबार को डाक से भेज दें। तो डाक खर्च इतना महंगा था कि वो अखबार पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि आप डाक खर्च थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हम इस अखबार को वहां पहुंचा दें। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों डाक खर्च कम करती, आप तो उसके खिलाफ लिख रहे थे। और अंत में वही हुआ, 79 अंक निकले और वो बंद हो गया। लेकिन वो चुनौती थी। हमें देखना होगा कि अगर सरकार के दबाव में अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपको विज्ञापन मिलने के खतरे हैं, विज्ञापन न मिलने के खतरे हैं, तो जूझना होगा। अगर आप उदंत मार्तंड की तरफ उसको प्रेरणा के तौर पे देखते हैं तो सरकार की नीतियां चाहे जो हों
आपको उसके खिलाफ लिखना होगा और वह कुव्वत पैदा करनी होगी कि हम जेल जाएंगे तो जाएंगे। कितने पत्रकार अभी जेल जा रहे हैं। बात तो यह है कि अपने आत्मरक्षा में लगकर पत्रकार निकालना, पत्रकारिता करना और एक जूझते हुए मिशन की तरफ पत्रकारिता, तो वह जज्बा ही खत्म है। आज जो लोग अखबार निकालने जा रहे हैं वो अपने व्यावसायिक उद्देश्यों से निकालने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि अपने व्यावसायिक हितों के चलते वो डर भी रहे हैं, वो सरकार से भी डर रहे हैं, उसकी नीतियों की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। न पत्रकारों की सुरक्षा की तरफ उनका ध्यान है, न उनकी। अब पत्रकार, आज यह स्थिति है कि एक पत्रकार जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, वो अखबार भी ले, वो जिस प्रोग्राम में गया है उसका वीडियो भी बनाए, उसकी तस्वीर भी ले, आकर न्यूज बनाए, फिर पेज बनाए, फिर सोशल मीडिया पर डाले, फिर सोशल मीडिया पर डाली हुई खबरों को लाइक भी करे। वो कहाँ कहाँ जूझेगा। वो दूसरी बात है कि हिंदी भाषी प्रदेश से बाहर जो पत्रकार है उसको वहाँ की भाषा भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, 3 भाषाओं में आप जानकार होने चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। और वेतन के नाम पर जो आरंभिक वेतन एक पत्रकार का है, किसी भी कार्यालय में, निजी कार्यालय में एक चपरासी का जो वेतन होता है और एक जो पत्रकार का वेतन है वो लगभग बराबर है। तो उस पर आप उससे क्या क्या चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह मिशन की तरफ जाए, वो क्रांति कर दे। एक खबर गलत छप गई या मालिकान की इच्छा के खिलाफ छप गई, लिख गया एक शब्द, तो उसकी नौकरी चली गई। सरकार की तरफ से पत्रकारों को कोई संरक्षण नहीं है। तो यह तो स्थिति है। श्री अभिज्ञात जी ने कुछ वास्तविकता के साथ हमें बताया, हमारे अन्य प्रतिभागियों ने भी कहा कुछ वास्तविक। उन्होंने कहा है अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया की पहुंच जो है पूरी वैश्वीकरण, पूरे विश्व में पहुंच है और एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके हमारे सामने खड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो न्यूज़ आती हैं, दिन भर चलती हैं, उन्हीं को ही प्रिंट मीडिया थोड़ा सा बदल के दे देती है, तो पाठकों को कुछ नहीं मिलता, इसलिए पाठक बड़े निराश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तो न्यूज़ है, व्यूज़ कुछ नहीं है। पहले जो एक जज्बा होता था पत्रकारिता का वो ख़त्म हो गया है। अब व्यावसायिकता पक्ष है, व्यावसायिक घरानों से पेपर निकलते हैं, व्यावसायिकता को लेकर के पेपर निकलते हैं। और वो जब एक स्वाभाविक है कि जो सरकार पावर में रहेगी उसको विरुद्ध व्यवसाय नहीं जा सकता व्यवसाय, इसलिए वो भी उनके साथ है। अब उसमें ये जो कि केंद्र में एक सत्ता है, राज्य में दूसरी सत्ता, तो उधर उनको भी खुश रखते हैं, इनको भी खुश रखते हैं, ये करना पूरा अखबार निकल जाता है। ये अभिज्ञात जी का कहना है। आइए अब हम इसी में फिर से बात करते हैं डॉक्टर अमरनाथ से। अमरनाथ जी, 2-1 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने शुरू में कहा कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के बाद में आज़ादी मिल गई, उसके बाद में संपादक का महत्व लेकिन बना रहा। संपादक बहुत बड़े बड़े लोग संपादक हुए, बाल मुकुंद के आज़ादी के बाद भी संपादक हुए। तो अब वो जो चीज़ें दौर हो, व्यावसायिकता आ गई, तो अब जो हिंदी के पत्रकार हैं वो भी तो सरकारी उपाधि प्राप्त करने के लिए, सरकारी काम करने के लिए, व्यवसाय के तो जो पत्रकार हैं, आपको लगता है कि अब वो पत्रकार हैं हमारे पास में जिनको लेकर के अखबार निकाला जा सकता है? अमरनाथ जी, पहले लोग अखबार निकालते थे कुछ करने के लिए, और खुद केसरी जब निकालते थे तिलक, तो उन्होंने लिखा है कि कैसे उसी बिस्तर पर सो जाते थे, बैठ जाते थे, लिखते थे, कुछ भी नहीं था। अमृतलाल चक्रवर्ती बंगवासी से जुड़े हुए थे कलकत्ता के, उन्होंने लिखा है कि वो कलकत्ता समाचार के संचालक थे, संभवतः कोई नाम था, कोई गणेश सिंह। उनको लिखा पत्र में कि मेरे पास 2 आना पैसा भी नहीं है, 2 आना भी नहीं है कि मैं खरीद करके अफीम खा करके अपनी जान दे दूं। कल तक अगर कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, पैसे नहीं है। ये उन्होंने लिखा है और सहयोग मिला। इसी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा जो लेखक है, पत्रकार है, उसने अंतिम दिनों में, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, रायगढ़ के स्टेट के वो दीवान थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा कि कुछ पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो हमारी बुढ़ौती नहीं कटेगी। तो वहां से कुछ सहयोग मिलने लगा। तब अंतिम दिनों में 2-3 साल उनके बीते। ये बड़े बड़े पत्रकारों के, लेकिन कभी समझौता नहीं किया। और
उन लोगों का काम दूसरा था। मैंने सबसे बड़ी बात है कि भाषा की थोड़ी सी चर्चा की इन्होंने, भाषा पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई अखबार ध्यान नहीं देता है। और पहले भाषा को माजा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जैसे ये जो हमारे राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को तो ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखा करते थे। उनकी भारत भारती का ज्यादातर हिस्सा सरस्वती में छपा और उन्होंने लिखा है आचार्य पूज्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि लिखा है, उनका एक वाक्य दोहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसाद नहीं मिलता तो वहां हनुमान जी से मतलब है। तो इस तरह से स्वीकार करते हैं वो। यानी पत्रकार का काम, संपादक का काम खाली अखबार निकालना नहीं है। बड़े बड़े जो रघुवीर सहाय हैं, चाहे इन लोगों ने जो पत्रिकाएं निकाली हैं, उस साहित्य को और भाषा को इतना उन्नत बनाया। एक एक शब्द, अनस्थिरता एक शब्द है जिसको लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला में लंबी बहस चली थी। इस तरह की बहस चलती थी पहले। तो ये भाषा को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। अखबारों की भाषा देख करके एक तो अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग कहाँ करें इसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। जहां हिंदी के बेहतर शब्द उपलब्ध हैं उसको भी छोड़ देते हैं। तो भाषा को छोड़ दिया। और अब चूंकि अखबार कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता, बहुत कठिन है अखबार निकालना। बड़े बड़े घराने ही अखबार, पैसे वाले लोग ही अखबार निकालते हैं। और वो अखबार भी अब उनका मुख्य जो है वो व्यवसाय नहीं रह गया है, उससे कमाते वो खाली अपना ये जो संपादक होते हैं वो भी संपादन का काम थोड़ा करते हैं, अब तो मैनेजमेंट का काम करते हैं। वो मैनेजर का काम करते हैं। वो ठीक कहा, उनको विज्ञापन भी जुटाना है अखबार, और अपने मालिक की जो है वो उनकी छवि भी गढ़नी है, ये सारा काम करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। और हमें अब पहले चौथा खंभा कहते थे हम, अब तो चौथा खंभा जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जनता की बात ही नहीं होती है। अब तो व्यवस्था या शासन की ही बात वो करते हैं और वही आगे बढ़ जाते हैं। तो पत्रकारों को परेशानी पहले भी होती थी, पहले ज्यादा परेशानी होती थी। अब तो मजबूरी है, पत्रकारों को उतने कम पैसे में पत्रकार मिल जाते हैं और रखते हैं, लेकिन खिलाफ में कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। मजबूरी है, उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो पहले से और आज की तुलना करना बहुत, माने कैसे तुलना हम करें, वो जमाना ही दूसरा था। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो मीडिया का जो प्रभाव इधर देख रहे हैं, सोशल मीडिया या जो इंटरनेट है और ये दूसरे जो हैं सोशल मीडिया, खास तौर पर निश्चित तौर से पत्रकारिता का बहुत नुकसान हुआ है इससे। क्योंकि इसमें ये देख करके तो अब लगता ही नहीं है कि पत्रकारिता फिर उस स्थिति में लौट पाएगी, इसकी कल्पना कम से कम हम लोग तो नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास बड़ा उज्जवल है और हमें उसको लेकर के गर्व और गौरव होता है कि हमारी पत्रकारिता किसी जमाने में इतने ऊंचे स्तर की थी। डॉक्टर अमरनाथ ने बहुत सी बातें बताई जो आज की पत्रकारिता के स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक भविष्य हमारा अतीत बहुत गौरवशाली अतीत रहा है, और जब अतीत गौरवशाली है तो हो सकता है कोई ऐसा दौर आए, कुछ नए पत्रकार आए कि उन चीज़ों को करें। तो आपने एक आशा की किरण भी हमको दिखाई है डॉक्टर अमरनाथ जी ने। इस प्रकार हमने अपने सभी बात की। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें हिंदी पत्रकारिता, विरासत और चुनौतियां। हमारे तीनों प्रतिभागियों ने, सिराज मिठोलिया, डॉक्टर अमरनाथ, अभिज्ञात जी ने अपनी अपनी बातें कही। हम चाहते हैं कि फिर मिठोलिया जी आपसे मैं एक मिनट जवाब चाहूँगा कि आज की स्थिति बहुत बताई सब लोगों ने आपकी, लेकिन अखबार तो निकल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, और सर्कुलेशन भी कोई कम नहीं है। हिंदी अखबारों की सर्कुलेशन भी बढ़ी है पहले से। अंग्रेजी की आज 10 लीडिंग अखबार अगर देखा जाए उसमें फर्स्ट 4 जो अखबार है वो हिंदी के अखबार है। इन सब के बावजूद ये जो दौर पुराना दौर तो आ नहीं सकता, लेकिन स्थितियाँ बदली हैं तो पत्रकारिता को भी परिवर्तन करना होगा हमें।
तो आपके तरफ आप क्या सुझाव करते हैं? बहुत संक्षेप 1 मिनट में हम चाहेंगे, आप पुराने बुजुर्ग पत्रकार हैं, क्या सुझाव देते हैं, क्या होना चाहिए सबसे पहले 1 मिनट में? सबसे पहले तो नेबर जी मैं इस चीज़ को काटना चाहूंगा कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिलो तो अखबार निकालो। ये बात बिल्कुल बेमानी से लगती है आज के दौर में। तकनीकी इतनी तोप भी आउटडेटेड हो गई है, अब काय का तोप। तो ये इसको तो मैं ही करता हूँ। और इस वक्त जो पत्रकारिता दिवस पर आपने जो परिचर्चा का आयोजन किया है, इस पर मैं अपने गुरुवार, मुझे कॉलेज पढ़ाते थे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र को ये याद करता हूँ, क्योंकि पहली किताब पत्रकारिता पर जो PhD की थी वो भी कलकत्ता ही से, सारी चीज़ें कलकत्ता की हो रही है। आपने जिक्र किया कलकत्ता का, और एक बात मैं आपको बता दूं कि नेवर जी ने एक किताब निकाली थी, मैं उसे दस्तावेज मानता हूँ इसलिए कि 50 साल जब आपके पूरे हुए थे चपते चपते के, हर साल की प्रमुख घटनाओं को लेकर वो किताब, वाकई जिनको जो मेरे बहुत करीब थे तो उन्होंने कहा कि ये किताब तो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, वो दस्तावेज बन गई है। और तीसरी बात जो मैं कहूँगा, जो गुरुजी कहते थे कि अध्ययन बहुत जरूरी है किसी पत्रकार के लिए, अध्ययन बहुत गहरा अध्ययन होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं इतिहास में मुहावरा है, इतिहास में कहावतें हैं, इतिहास में खिड़कियां हैं, इतिहास में दरवाजे हैं। अब जो दरवाजे खुले हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, अब उनको कैसे आपको प्रवेश करना है, उस अतीत में जो अच्छे बुरे जो आपका अतीत है उस पर झांकना है, तो ये आपको खुद आंकना पड़ेगा। ये पत्रकार की बड़ी भूमिका होगी। अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्री राम मोहन पाठक, मूलतः वाराणसी के हैं। ये वाराणसी से जो आज बहुत प्रसिद्ध अखबार, पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध वाराणसी अखबार आज, उसके संयुक्त संपादक रहे कई वर्ष तक। उसके पहले इन्होंने धर्मयुग में भी रहे हैं, नवभारत टाइम्स में रहे हैं, और कई समाचार बड़े बड़े पत्रों में काम किया इन्होंने। बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहयोग से भी कलकत्ता आए हुए थे, तो हमने इनकी उपस्थिति का उपयोग किया। तो राम मोहन पाठक जी, वाराणसी के आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने हमारी पुरानी विरासत का बहुत जिक्र किया, जो उदंत मार्तंड समाचार पत्र पंडित युगल किशोर शुक्ला जी ने निकाला था इसी कलकत्ता शहर से, उसका विषय लेकर के ब्रिटिश जमाने में कैसे संघर्ष किया, अंग्रेजों के साथ कैसे हम जेल गए, गोलियां खाई, बहुत किया। और आज की पत्रकारिता का भी हमने काफ़ी जिक्र किया। पहले जैसे एक बहुत संक्षेप में उन्होंने बताया कि भाई पहले अखबार था मिशन, फिर हुआ प्रोफेशन, अब हो गया कमीशन, अभी इस तरह से हुआ है। तो हमारे, आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदी पत्रों का बहुत, हमारा समय बहुत कम पड़ गई, तो हम 2-4 मिनट में चाहेंगे आज के अखबार की क्या स्थिति है और क्या ठीक हो सकता है? पढ़िए। आज के अखबार की स्थिति हमारी पूर्व पीठिका है, जो हमारा इतिहास रहा है उस पर निर्भर है। यद्यपि कि टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन समाचार और विचार, और जो भाई साहब ने कहा, जब वो ताकत थी कि अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी जन माध्यमों के जरिए, अखबार के जरिए, वो अखबार थे जिनकी जो एक साख थी। आज के पत्रकारिता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम, हमारी जो साख थी, इसी कलकत्ते में बाल मुकुंद गुप्त थे, बड़े बड़े संपादक थे, छोटे साप्ताहिक अखबार निकालते थे, और उन साप्ताहिक अखबारों को जाकर के गद्दियों पर, व्यावसायिक गद्दियों पर, उस समय भी बड़े जो व्यवसायी थे उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं था, अखबार पढ़ के सुनाते थे, तब 2 पैसा मिलता था। बाल मुकुंद गुप्त का नाम सुना होगा आपने, जो बहस चली है भाषा को लेकर के उन चीजों में। तो साख हमारी जो रही है, उस साख को बड़ी चुनौती मिली है। इस वर्तमान की जो प्रवृत्तियां हैं, उन्होंने हमारी अखबार की, मीडिया की साख को चुनौती दी है। हमारी साख खतरे में पड़ गई है। पहले जमाने में कहते थे शब्द ब्रह्म है, अखबारों में लिखे हुए शब्द को भी ब्रह्म माना जाता था। हमारे हिंदी पत्रकारिता के शीर्ष कार्टूनिस्ट कांजीलाल जी थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि आज के 105 साल हो गए हैं, 1920 में निकला था, तब से लेकर के एक बड़ी जो साख थी कि जो लिख दिया वो शब्द ब्रह्म है। समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का, मुद्रित माध्यम का शब्द भी ब्रह्म है, लेकिन केवल मंत्रों में नहीं, वेद मंत्रोच्चार से ही ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो जो लिखा जा रहा है, जो किया जा रहा है उसका। दूसरा है सरोकार। ये सरोकार बहुत बदला है। ये सरोकार, इस सरोकार ने हमारे इस काम को, पत्रकारिता के काम को, अखबार के काम को, अखबार के भविष्य को जोड़ दिया है वृत्ति से, जिसको कहा गया कि ये मिशन, प्रोफेशन, कमीशन। मैं कहता हूँ मिशन, प्रोफेशन और बिजनेस, और
उसके बाद कमीशन, कमीशन तो बिजनेस का ही अंग है ना। तो ये जो हमारा सरोकार था, हमारे सरोकार बदलने लगे। अब एक समस्या हमारे सामने है कि हमारे ऊपर जितने दबाव हैं, आज भी आप कहते हैं कि प्रिंट मीडिया का भविष्य खतरे में है, प्रिंट मीडिया समाप्त हो जाएगा। अभी 2 साल पहले अमेरिका जाने का अवसर मिला, USIA की उस पर छात्रवृत्ति पर, अध्येता वृत्ति पर, तो उसमें देखा कि जिन घरों में सब अखबारों के मालिकों और चैनलों के मालिकों, या अनमैन्ड टीवी जिसमें आदमी का काम नहीं है, अनमैन्ड वो AI से सारा काम हो रहा है, अनमैन्ड रेडियो स्टेशन उनमें, लेकिन रविवार के दिन 300 पृष्ठों का वाशिंगटन पोस्ट, 300 पृष्ठों का न्यूयॉर्क टाइम्स और USA टुडे, इस तरह के बड़े अखबार आते हैं। तो अब वो क्या है, उसमें तो पुल आउट जर्नलिज्म है पश्चिम में, वो जिसकी रुचि जिस पुल आउट में है उसको पढ़ता है, बाकी कूड़े की तरफ फेंक देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यक्ति 3 रुपया 5 रुपया, या हमारे बनारस में काशी जो पत्रकारिता, ये तो तीर्थ स्थली रही है पत्रकारिता की, कलकत्ता, यहाँ से हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ। पहला पत्र भारत का, पहला पत्र हिंदी का यहीं से निकला। और ये अल्पजीवी जरूर थे, लेकिन उनका जो तेवर था, पहला उर्दू का और पहला पंजाबी का, वो भी यहीं से निकला। अच्छा, बहुत और अच्छा। बंगला का तो खैर निकला ही। हाँ, तो इस तरह से जो हमारी सरोकार की बात थी, अब वो सरोकार दूसरा हो गया है, क्योंकि ये बिजनेस बन गया। बिजनेस में सरोकार बदलते हैं, लेकिन पत्रकारिता की मूल आत्मा, उसकी जो धार है, उसकी जो तेजी है, उसकी जो पकड़ है, और लोकहित, ये सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। उस पूंजी का क्षरण होते हुए हम जो देख रहे हैं, इसको देख करके कभी कभी कष्ट होता है। मैं पिछले 53 सालों से काम कर रहा हूं इसी क्षेत्र में। सन 72 में टाइम्स ऑफ इंडिया में गए थे, उस समय 20 वर्ष की उम्र थी हमारी, और वहां से लेकर के अब तक जो देखा है, तो वो एक नया दौर आया है जो बहुत अच्छा भी है, कि हिंदी पत्रकारिता में नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनमें शोध की अभिवृत्ति थोड़ी बढ़ी है, और शोधपरक स्टोरीज आ रही हैं, और स्थान का जो अभाव था वो कॉन्स्टेंट था बहुत बड़ा। हम लोग लिखते थे 4 लाइन 5 लाइन की खबर, अब तो संपादक जी बुला करके, नेवर जी तो इतने विख्यात संपादक हैं, समर्पित व्यक्तित्व हैं, इतने लंबे अरसे से, अब तो छपते छपते, जब हम लोग अखबार में काम करते थे, रात को फरमा गिर के टूट जाता था, वो हो जाता था, तब छपते छपते का एक कॉलम होता था। और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में, उसमें जगह छोड़ी जाती थी कॉर्नर में। जी, स्टॉप प्रेस बंगला में था, शेष संवाद जी, तो स्टॉप प्रेस होता। अब तो छपते छपते का कुछ रहा नहीं, अब तो सब सुविधा भोगी होता जा रहा है व्यक्ति। और जितनी ही टेक्नोलॉजी ने उन्नति की है, उतनी ही हमारी जो कथ्य है, हमारी जो स्टोरीज हैं, हम स्टोरी के युग में आ गए हैं। पहले समाचार के बारे में कहा गया है, अंग्रेजी सिद्धांतकारों ने कहा न्यूज इज सेक्रेट, वो उसका क्षरण बहुत हुआ है। इस पर हमें चिंता होनी चाहिए। तमाम दबावों के कारण हम समाचारों की पवित्रता, या हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो अंतर्वस्तु है, उसकी पवित्रता को बचाए रखें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि नई पीढ़ी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये स्पर्धा बहुत बढ़ गई है। जितना ये क्षैतिज या लंबवत विस्तार हो रहा है पत्रों की संख्या बढ़ रही है, और पत्रों का विस्तार बढ़ रहा है, वैसे ही चुनौती भी बढ़ रही है कि हम नया से नया लाएं। ये जो नया मीडिया आया है, इसने प्रिंट मीडियम के सामने, प्रिंट माध्यम के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की है कि हम रात तक जो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उससे आगे, उससे अलग क्या हो, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें हमारे हिंदी पत्रकारों ने बहुत काम किया है, और नई पीढ़ी के लोग शोधार्थी के रूप में, शोधपरक वृत्ति जो उनकी पनपी है नई, उससे पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल रहेगा, उत्तम रहेगा। आज भी दो तरफा है। नया मीडिया जो है, सोशल मीडिया, उसका जो कंटेंट है वो किसी न किसी रूप में यहाँ आता है, और हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसका मॉडिफाइड रूप, या उसके आगे की स्टोरी, फॉलोअप की स्टोरी का बड़ा महत्व बढ़ा है। लेकिन फॉलोअप की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। एक स्टोरी हम छोड़ते हैं किसी समस्या के लिए, प्रिंट करते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता। फॉलोअप तो शिकार कथाओं से आया है जी, फॉलोअप का नहीं। ये फॉलोअप बहुत जरूरी है, किसी अंत तक पहुंचाना, किसी मुहिम को अंत तक पहुंचाना,
ये पत्रकारिता का बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा जन जागरण का जो माध्यम है। आज भी पत्रकारिता है, आज भी बहुत सारे लोगों को सुबह की चाय या सुबह का नाश्ता प्रिंट मीडिया को पढ़े बिना नहीं मिलता। यही इस बात का संकेत है कि प्रिंट मीडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। और छपते छपते की जो परंपरा थी वो तो अब सुविधा भोगी होने के कारण टेक्नोलॉजी ने भी इसमें मदद की कि अब तो क्या है। लेकिन फेक न्यूज का जो दौर आया वो आप सोचिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं बंबई में एक दिन था, उसमें फ्रंट पेज पर बॉटम स्टोरी छपी, इट्स नॉट TOI कि हमारे यहाँ छपी है, हमने दूसरे की कही बात को छापा है। लेकिन तथ्यों को तो ठोक बजा करके देखना, यही तो संपादक का, यही तो रिपोर्टर का सबसे बड़ा काम है कि तथ्यों को चेक, रीचेक और क्रॉस चेक। मैं बहुत से सालों से पढ़ाता रहा हूँ, मैं बताता हूँ बच्चों को, लेकिन चेक करने, रीचेक करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। सुनी सुनाई खबर, सीड इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं बन सकती है। उसको न्यूज बनने के लिए जो तत्व है, न्यूज के जो एलिमेंट्स हैं, उस पर कसना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति का अध्ययन होना चाहिए। पत्रकारिता शिक्षण से मैं 23 साल से जुड़ा हूं, लेकिन पत्रकारिता शिक्षण के क्षेत्र में अब जो मीडिया और इंडस्ट्री और मीडिया शिक्षण का जो योगायोग होना चाहिए, बांग्ला में जोगाजोग कहते हैं ना, वो नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी बच्चे कैमरे के सामने जाने के लोभ में, उसकी लालच में आ जाते हैं, लेकिन उनमें वो अध्येता वृत्ति नहीं है कि वो चेक, रीचेक, क्रॉस चेक कर सकें और कुछ नया ढूंढें। वो थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगे हैं, लंबी स्टोरी, क्योंकि 3 लाइन की स्टोरी को जब संपादक कहता है कि आप इसको 4 कॉलम की स्टोरी बनाइए, तब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता, तब तो अध्ययन करना ही है। और इस तरह से भविष्य पत्रकारिता का जो है, ये जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, ये 4 दिन की चांदनी के चकाचौंध में चले आते हैं बाद में, लेकिन ये मीडिया वृत्ति नहीं है, केवल वृत्ति नहीं है, मीडिया व्रत का क्षेत्र है। हमारे तपस्वी व्रती जो संपादक थे, उनका इतिहास हमारे सामने है, जो हमें प्रेरणा देता है और कहता है कि निष्प्रिय भाव से, निष्कलुष भाव से और बिना किसी झुकाव के, बिना किसी लगाव के आप बिल्कुल जो सच है उसको कहना। सत्य और तथ्य पत्रकारिता की आत्मा रही है, भारतीय पत्रकारिता की, और आज भी है, और इसी के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद पाठक जी। श्री राम मोहन पाठक जी ने कई बातें हमारे सामने रखी। सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने एक आशावादी उपसंहार किया उन्होंने, क्योंकि ठीक है बहुत गलत हुआ, लेकिन आज नई जो पीढ़ी आ रही है, कर रही है, अच्छा करेगी, शोध करेगी। ये एक साइकिल है कि चूंकि ब्रिटिश में काफ़ी संघर्ष हुआ, फिर हम लोग बढ़े आगे, अब इस तरह से चीज़ें तो ऊब गए, लोग ऊब गए। अब इसी बीच में मैं उनकी बात का सारांश ये है कि इसी के अंदर से कोई एक नई पत्रकारिता निकलेगी। बहुत धन्यवाद आपको पाठक जी। आइए अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता, विरासत और चुनौतियां, और हमारे प्रतिभागी श्री राम मोहन पाठक जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे से ज्वाइन किया, उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हमारे सामने में। उन्होंने कहा कि सही बात है कि एक बहुत निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन इसी में से एक चीज़ निकलेगी, और आने वाले जो हमारे यंग लोग आ रहे हैं, अभी चकाचौंध में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं से हमको उम्मीद है कि कोई एक नई पत्रकारिता का आएगा उस कदर में, और ये एक भविष्य उनका हमारा उज्ज्वल है, ऐसा श्री राम मोहन पाठक जी ने कहा। आइए हम बात करते हैं अभिज्ञा जी। अभिज्ञा जी, ऐसा है कि हर चीज़ बहुत ख़राब हुई है, हर क्षेत्र में डिटेरियोरेशन आया है, सिर्फ उसी में हर, आप शिक्षक को देखिए वो शिक्षक नहीं रहा, अब व्यापारी को देखिए वो पुराना वाला व्यापारी नहीं रहा, अब वकील को देखिए, हर चीज़ का एक व्यवसायीकरण हो गया है। लेकिन अब हमें इसी बीच में हमको करना पड़ेगा। इसको आप कैसे उपसंहार करेंगे सारी बातचीत को 1 मिनट के अंदर? जो हालात हैं उसको बदलने की स्थितियां ही शक्ति पैदा करती हैं। भी जैसे कि अभी भाषा की बात हो रही थी, तो अब भाषा, पत्रकारों की भाषा मत देखिए, अब तो AI की भाषा पर जाइए। अब कहा जा रहा है कि AI का इस्तेमाल करिए। ट्रांसलेशन है, अगर खराब हुआ है तो गूगल ने खराब ट्रांसलेशन किया है, बिंग ने खराब ट्रांसलेशन किया है, मशीन ने खराब किया, साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
यानी आपकी होड़, अब एक पत्रकार की होड़ उन मशीनों से है, वो एआई से है। आप उसके सामने अपनी श्रेष्ठता भी साबित करिए और अपनी प्रासंगिकता भी साबित करिए। एक तरफ अखबार घोर व्यवसाय का तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ अगर बचने का रास्ता है तो वह साहित्य में है। साहित्य के पन्ने अखबारों से गायब है। तो आपको जो दिशा दे सकता था कि नई चुनौतियों के सामने दिशा साहित्य दे सकता है, और विश्लेषण जो भी फटाफट, लोग कहते हैं फटाफट खबरें लिखेंगे हमको पढ़ेंगे, नहीं, फटाफट खबरें तो टीवी में आ रही है, न्यूज में आ चुकी है। उन खबरों के पीछे की घटना चाहे जितना डिटेल हो आप दीजिए, उसके कारण, उसके प्रभाव, उसकी डिटेलिंग उसको दीजिए। हो सकता है कि उसको लोग पढ़ें, लोग जानना चाहें कि जिन दिन भर जो हमने देखा उसके निहितार्थ क्या हैं। और साहित्य रहेगा तो मनुष्यता भी रहेगी। आप देख रहे हैं कि जातिवाद और सत्ता का गठजोड़ मजबूत हुआ है, सांप्रदायिकता और सत्ता का गठजोड़ मजबूत हुआ है। लोग अपने बच्चों को कैरियरिस्ट बना देते हैं, लेकिन संबंध बिगड़ रहे हैं, मनुष्य जो है एक दूसरे से कटता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने का जो काम है वो साहित्य के जरिए हो सकता है, और इन श्रेष्ठ मूल्यों को अखबार के जरिए हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वहीं से एक रास्ता भी निकलेगा, मनुष्य बचेगा, अखबार भी बचेगा। अभिज्ञात जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो मीडिया का एजेंडा सेटिंग रोल, जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको व्यावहारिक रूप में हम देखते रहे हैं। समाज का एजेंडा, व्यक्ति के जीवन का एजेंडा, लाइफस्टाइल जर्नलिज्म जो है वो सब क्या है, तो उसको बचाए रखना है कि मीडिया की वो ताकत बची रहे कि जो हमारे समाज का, हमारे समुदाय का, हमारे देश का, राष्ट्र का एजेंडा तय करे। मीडिया निष्प्रिय भाव से, जिसे मैंने कहा, बिना किसी लगाव के, लाग लपेट के अगर आगे बढ़ेगा तो एजेंडा सेटिंग रोल ऑफ मीडिया जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ी भूमिका रही है निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में। सारी की सारी आजादी की लड़ाई का आधार ये पत्र थे, संपादक थे, और ये शक्ति हमको इसको बचा के रखना है कि हम एजेंडा सेटिंग की अपनी ताकत को बचा के रखें। हिंदी पत्रकारिता, विरासत और चुनौतियां, इस पर हमने काफ़ी बहस की। वैसे 200 साल का इतिहास है, इसलिए इसमें काफ़ी आयाम है, इसके काफ़ी डायमेंशंस हैं, कई बातें हैं, कई अच्छी बातें भी हैं, खराब बातें भी हैं, निराशा भी है, आशा भी है। पत्रकारिता एक लंबा इतिहास है हिंदी, और सिर्फ हिंदी पत्रकारिता नहीं, कलकत्ता का एक गौरव रहा है कि हिंदी का पहला अखबार कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, उर्दू का पहला अखबार कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, पंजाबी का पहला अखबार कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, और बंगला का अखबार तो प्रकाशित हुआ ही। लेकिन ये भी गौरव है कि ये जितने अखबार निकले शुरुआत में सब प्रतिकार के लिए निकले। यहाँ तक कि अंग्रेजी का भी जो अखबार निकला वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध निकला वो। ये भी एक बहुत है कि अखबार का जो जनक है वो प्रतिकार है, प्रतिवाद है, उसी का दूसरा नाम अखबार है। इसलिए ये जो स्थिति अभी खराब हुई है, हमको उम्मीद है, आशा है हमको कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और फिर वापस हम, चूँकि उसी में इसका प्राण है, प्रतिवाद में और समय को बदलने में और देश में परिवर्तन लाने में, वो प्रतिवाद वाली बात फिर आई होगी। हम बहुत आभारी हैं श्री राज मिठुलिया के, डॉक्टर अमरनाथ के, श्री अभिज्ञात के और श्री राम मोहन पाठक वाराणसी से जो आए हैं उनके, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण बहस में हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।